मध्य प्रदेश की एक बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली घटना, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एसडीएम की गाड़ी के आगे एक गाड़ी खड़ी है, एसडीएम वहां पे मौजूद है और दो लोग जिसमें एक तहसीलदार और एक एसडीएम का ड्राइवर वो कुछ युवकों को पीट रहे हैं और एसडीएम की गाड़ी के आगे जो गाड़ी खड़ी है उसके शीशे भी तोड़ दिए गए हैं। बाद में यह पता लगा वीडियो के वायरल होने के बाद कि एसडीएम ने उन युवकों को पिटवाया, युवकों की गाड़ी के शीशे तोड़वाए सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने एसडीएम की गाड़ी को ओवरटेक किया था। यह तो भला है सोशल मीडिया का वीडियो वायरल हो गई तो सीएम ने एक्शन लिया, एसडीएम को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और इसके बाद एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन देखो कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले देखो जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका काम क्या है, नाम में ही सर्वेंट है, पब्लिक की सर्विस में काम करना, लेकिन एक बार अधिकारी बनने के बाद में ऐसे राजा की तरह बिहेव करना, जो कुछ भी कर सकता है, जो उसके मन में आए वो सारी चीजें कर सकता है। इस प्रकार से कई अधिकारी बिहेव करते रहते हैं। तो ये ब्रिटिश मेंटलिटी है। कॉलोनियल ईरा में सिविल सर्वेंट्स जैसे बिहेव किया करते थे, जो बाहर से इंडिया में आके काम करते थे, ठीक वैसा ही बिहेव कई बार कुछ सिविल सर्वेंट्स के द्वारा किया जाता है, सबके द्वारा नहीं। नेक्स्ट, अपनी पावर्स का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। पावर्स मिलती है सिविल सर्वेंट्स को ताकि वो अच्छे से जनता की सेवा कर सकें, ना कि वो पावर मिलती है जिसका इस्तेमाल वो पर्सनल पर्पजेस के लिए करें, अपने शो ऑफ के लिए करें, आर्बिट्ररी ढंग से करें। किसी भी अधिकारी को देखो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम करना होता है पूरी तरह से, लेकिन बीच सड़क में गाड़ी के शीशे तुड़वाना, ऐसे काम तो देखो गुंडे लोग करते हैं। बीच सड़क में पिटवाना, वो भी ड्राइवर से, मतलब इनकी ज्यूरिडिक्शन में ही नहीं है काम। एसडीएम का काम है ही नहीं किसी को पिटवाना, अपने ड्राइवर को बोल के, तहसीलदार को बोल के। अगर कोई गलती इन लड़कों ने की थी तो ये पुलिस का काम था, जांच करना, एफआईआर दर्ज करना लड़कों के खिलाफ अगर की होती कोई गलती तो। इसके बाद आज का कोट देखो काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन भी पूछ सकती है। हमारे पास में देखो दो लाइव्स होती हैं, दो जीवन है किसी भी पर्सन के जीवन में, और दूसरा जो जीवन है, दूसरी जो लाइफ है वो तब स्टार्ट होती है जब किसी भी इंसान को यह रियलाइज होता है कि मेरे पास में सिर्फ एक जीवन है। आप बोलोगे सर क्या कंफ्यूज कर दिया आपने। देखो महेश है, मान लीजिए कोई पर्सन है, महेश की उम्र हो गई अभी 35 साल की। महेश का जीवन वैसे ही चल रहा है, सुबह उठना, ऑफिस जाना, कोई लाइफ में पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है, छोटी मोटी बातों पर महेश टेंशन लेता रहता है, कोई लाइफ में एंजॉय नहीं है, कोई फन नहीं है, अपनी पर्सनल हॉबीज पे, पर्सनल ग्रोथ पे, रिलेशनशिप पे, किसी चीज पे महेश का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन एक दिन जब महेश 35 साल का हो गया तो एक दिन उसे रियलाइज होता है कि यार मेरे पास तो सिर्फ एक ही जीवन है, एक ही लाइफ है। ये महेश को रियलाइज होता है, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता है कि मैं तो वैसे ही जीवन को बर्बाद कर रहा हूं, कुछ भी मतलब जिंदगी को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा हूं, मेरी लाइफ तो ऐसे ही चल रही है, सुबह ऑफिस जाना, सो जाना, कोई पर्पस नहीं है, कोई हॉबी पे मैं ध्यान नहीं दे रहा, स्ट्रेस लेता रहता हूं। ये रियलाइज होता है महेश को कि एक जीवन है, अच्छे से जीता हूं। उसके बाद महेश अपने जो भी उसका पैशन है उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, लाइफ का हर एक लम्हा अच्छे ढंग से जीना स्टार्ट करता है। जो उसके रिलेशनशिप्स हैं परिवार में, दोस्तों के साथ में, उस पर ध्यान देता है, यानी लाइफ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है महेश उस दिन के बाद जब उसे यह रियलाइज होता है कि मेरे पास में सिर्फ एक जीवन है। यही कोट है कन्फ्यूशियस का, हमारे पास में दो लाइफ्स होती हैं और असली लाइफ यानी दूसरी वाली लाइफ तब स्टार्ट होती है जब हमें यह रियलाइज होता है कि सिर्फ एक बार जिंदगी मिली है, उसे अच्छे से जीना चाहिए। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। डेट आज की 25 जनवरी है। काफी सारे इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू का आर्टिकल है, यहां पे सेम ब्रांड नेम की मेडिसिन में प्रॉब्लम होती है, इस इश्यू से संबंधित। यहां पे मालदीव का स्टैंड लगातार प्रो चाइना होता जा रहा है, इससे संबंधित एडिटोरियल आया है। पहले भी हमने इससे संबंधित आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, लेकिन कुछ नया है। फिर एक आर्टिकल हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, कर्पूरी ठाकुर से संबंधित, इनको भारत रत्न दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, बीएसएफ की इंक्रीज हुई ज्यूरिडिक्शन से संबंधित। मणिपुर में मेतेई और कुकी के बीच में टेंशन से संबंधित एक आर्टिकल है। लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आइडेंटिकल ब्रांड नेम्स की समस्या से संबंधित है।
आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एक फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विंसेंट राजकुमार। इन्होंने ना सोशल मीडिया पर सिमिलर नेम्स की दो ड्रग्स के बारे में एक बहुत बड़ा एक्सपोज किया। इन्होंने बोला कि दो ड्रग्स, एक का नाम लिनामैक 5 और दूसरे का नाम सिंपल लिनामैक। जो लिनामैक 5 है, ये देखो माइलोमा जो एक प्रकार का कैंसर है, इसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग इस्तेमाल होती है लिनामैक 5। और सिंपल वाली जो लिनामैक है, ये डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। अब देखो नाम बिल्कुल सेम, बस यहां पर लिनामैक आगे 5 लगा हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है और ये कैंसर वाली ड्रग दे दी जाती है लिनामैक 5, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। देखो ये हमारे देश में जो समस्या है कि ट्रेड नेम दवाइयों का सेम लेकिन इंग्रेडिएंट्स अलग, ये समस्या बहुत पुरानी है। एक और एग्जांपल राइटर देते हैं। एक फेमस मेडिसिन है मेडजोल, बहुत पॉपुलर है। अब देखो मेडजोल नाम से ना 4 मेडिसिन मार्केट में हैं। एक सिंपल है मेडजोल, ये तो एक प्रकार से ना नींद की दवाई है, एंजाइटी वगैरह में एंजाइटी होने पर पेशेंट को दी जाती है। लेकिन आप और नाम देखिए, मेडजोल DSR, गैस वगैरह हो जाए पेट में तब दी जाती है मेडजोल DSR। इसके बाद मेडजोल 400, बच्चों के पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं ना, तो डीवॉर्मिंग के लिए यह मेडिसिन दी जाती है मेडजोल 400। इसके बाद मेडजोल 200 भी है, यह ब्लैक फंगस को ठीक करने के लिए दी जाती है। सेम ट्रेड नेम लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज, मेडजोल 200, मेडजोल 400, मेडजोल DSR, सिंपल मेडजोल। समस्या गंभीर देखो इसलिए है, वैसे पॉइंट लास्ट में आएगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं। राइटर कहते हैं हमारे देश में मेडिसिन के ऊपर ना आप देखोगे जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है वो इंग्लिश में लिखी होती हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्लिश में लिखे होते हैं। और हमारे देश में कितने कम लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल पाते हैं, कितने कम लोग ऐसे हैं जो दवाई के ऊपर जो चीजें लिखी हुई हैं उन्हें पढ़ पाते हैं। बहुत ही कम, 10% से भी कम, 10% से भी कम। और दूसरा, हमारे देश में ये जो फार्मेसीज है ना, मेडिकल की शॉप्स हैं, इनका रेगुलेशन बहुत ही लाइट है, ढंग से रेगुलेट नहीं किया जाता फार्मेसीज को, मेडिकल की शॉप्स को। आपको भी पता है किसी को मेडिकल की शॉप खोलनी है तो लाइसेंस वो परचेज कर लेता है, किराए पे ले लेता है। जिसके पास डिग्री है वो खुद मेडिकल की शॉप नहीं ओपन करेगा, वो अपनी डिग्री को बेच देगा किसी दूसरे पर्सन को, उसके नेम पे शॉप चलेगी, चला रहा होगा कोई और। ऐसी चीजें चलती हैं। इसका नुकसान क्या होता है? अब देखो कोई लाइसेंस किराए पे लेके मेडिकल की शॉप चला रहा है, उसको दवाइयों के बारे में ऊपर ऊपर से तो पता है, डिटेल से नहीं पता है, तो वो गलती से कस्टमर मांगे कोई और दवाई और वो दे दे सिमिलर नाम की कोई दूसरी दवाई, तो सोचो पेशेंट को कितना नुकसान हो जाए। और समस्या यहीं पे खत्म नहीं होती, एक और भी समस्या है। ये तो चलो हमने देखा, सिमिलर नाम के आगे किसी के आगे DSR लगा दिया, किसी के आगे 400, किसी के आगे 200। एक और समस्या भी है, बहुत सारी मेडिसिन देखो ऐसी भी हैं मार्केट में जिनको अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो नाम सुनने में मेडजोल जैसा ही लगेगा, जैसे मेडपोल, मेडपोल, मेडजोल, समझे? मतलब ऑलरेडी मेडजोल के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी मेडिसिन भी मार्केट में है जिनको आप बोलोगे तो थोड़ा थोड़ा सुनने में मेडजोल जैसा लगेगा, मेडपोल, मेड्रोल, मेट्रोजोल। क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा देखो इसलिए किया जाता है, जो फेमस ब्रांड नेम है ना उसका फायदा उठाया जा सके। जैसे बिस्लेरी है, अब बिस्लेरी फेमस ब्रांड है वाटर का, अब हम बेचना स्टार्ट कर दें बिस्लेरी 400, बिस्लेरी 200, बिस्लेरी DSR या फिर बिलसेरी, जो मार्केट में बिकते हैं सारे ब्रांड। तो ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि बिस्लेरी फेमस है तो उसके नाम से ड्रग्स को बेचा जा सके। लेकिन भैया ये हैं तो सारे पानी ना, बट यहां पे तो ड्रग्स का नाम चेंज हो गया है लेकिन काम भी तो अलग हो गया है ना। मेडजोल 400 और मेडजोल 200 दोनों के अलग अलग काम हैं, इसलिए बहुत बड़ी दिक्कत है। और कई बार तो ना ब्रांड खुद ही जानबूझ के ऐसा करते हैं, जैसे आईपीएल के बारे में आपने सुना होगा, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए
ये टेबलेट आती है। अब आईपिल वालों ने ना डेली यूज के लिए एक अलग से टेबलेट निकाल दी, आईपिल डेली, ताकि आईपिल जिसके बारे में लोग जानते हैं उसी ब्रांड को यूज किया जा सके। बट पता है क्या चीज है, अब आईपिल यूज होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद इसे इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो। बट आईपिल सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले यूज की जाती है ताकि महिलाओं में ओवल्यूशन ही ना हो। समझे, दोनों के पर्पज अलग अलग हैं। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद यूज की जाती है, ये पहले यूज की जाती है ओवल्यूशन को अवॉइड करने के लिए। लेकिन अब कस्टमर्स में तो कंफ्यूजन हो सकती है, उनको इतना नहीं पता, वो आईपिल लेने गए, उन्होंने आईपिल डेली ले ली। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना पहले बोला है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि आप इसे ठीक कीजिए, क्योंकि ना कोर्ट के पास में भी ना लगातार केसेस आते रहते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपस में लड़ती रहती हैं कि हमारा ट्रेडमार्क यूज कर लिया, हमारे ट्रेड नेम यूज कर लिया मेडिसिन का। डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा आते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ना कैडिलिया हेल्थ केयर लिमिटेड वर्सेस कैडिलिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 2001 के केस में और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अपनी 59वीं रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को यह रिकमेंड किया था कि ऐसी कंफ्यूजन पैदा ना हो मेडिसिन के बीच में, आप इसके लिए ना उपाय कीजिए, एक्शन लीजिए। अगर देखो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और इसके अलावा ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया, इनके पास में अगर सिस्टम है कि दो कंपनीज के नाम बिल्कुल सिमिलर ना हो, दो न्यूज़पेपर्स के नाम बिल्कुल सिमिलर ना हो, तो ऐसा प्रोविजन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्यों नहीं कर सकती? समझे? तो यही चलता रहा, सरकार ने कोई इस पे निर्णय लिया नहीं। 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने फिर से यह केस आया, तो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने ना आदेश दिया, अरे यार ये सिमिलर केस आते रहते हैं, बार बार ड्रग कंपनीज आपस में लड़ती हैं ट्रेड नेम को लेके, आप क्यों नहीं इसे ठीक करते? तो आदेश दिया गया दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा सिंह के द्वारा कि आप इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए। तो 2019 में ही ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स 13 अमेंडमेंट रूल्स 2019 आए इस सिमिलर नाम वाली समस्या को ठीक करने के लिए। लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं इन रूल्स से। इन रूल्स में बस एक बात यह लिख दी गई, जो भी कंपनी किसी ड्रग के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना चाहती है ना, वो साथ में एफिडेविट भी देगी कि हम जिस नाम से दवाई को बेचेंगे ना, उस दवाई से कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा मार्केट में, और उस दवाई का ऑलरेडी मिलता जुलता नाम नहीं है किसी दूसरी दवाई के साथ में। तो कंपनी को ही एफिडेविट देना होता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने से पहले। राइटर कहते हैं यह इलाज नहीं है समस्या का। इलाज पता क्या होता है? आजकल तो देखो यार, आपको भी पता है, चैट जीपीटी, एआई इतनी एडवांस्ड हो गई है। एक सरकार चाहे तो उनके लिए चुटकी का काम है। हमारे देश में जितनी भी दवाइयां बिक रही हैं, लाइसेंसी जो मेडिसिन हैं, उनकी सरकार एक डायरेक्टरी बनाए और एआई को ट्रेन करे। एआई खुद ही बता देगी कि ये दवाई है, नाम सिमिलर्स हैं, सारी लिस्ट सरकार के पास में आ जाएगी। ऐसा प्रोविजन भी है, जब भी कोई नई दवाई के लिए लाइसेंस लेता है तो जो सरकार की अथॉरिटीज हैं वो मैच करवा लें कि नई मेडिसिन का नाम जिसके लिए लाइसेंस लिया जा रहा है उसका ऑलरेडी किसी मेडिसिन के साथ नाम मिलता जुलता है या नहीं है। एआई से सेकंड्स में मैच किया जा सकता है, और मिलता जुलता है तो उनको बोले कि आप बदल के नाम लाओ यार, सिंपल सी बात है ना। राइटर कहते हैं देखो, ये सेल्फ सर्टिफिकेशन वाला रूल आया था ना 2019 में, ये नहीं चलता हमारे देश में। सेल्फ सर्टिफिकेशन कई सारी चीजों पे है और सेल्फ सर्टिफिकेशन कामयाब नहीं है। और कई बार तो ऐसा है, जिस कंपनी को लाइसेंस लेना है ना, वो बिल्कुल ऑनेस्ट इंटेंशंस के साथ में, मान लीजिए ऑनेस्ट इंटेंशंस के साथ कहता है हमने कॉपी नहीं की है, हमारा नाम मिलता जुलता नहीं है, लेकिन हो सकता है उसको पता ही ना हो, कोई दवाई बिक रही हो किसी दूसरे राज्य में और उसको पता नहीं हो उस दवाई के बारे में। ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि डेटाबेस नहीं है। प्रॉपर डेटाबेस हो तब और भी चीजें आसान हो जाएं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सिमिलर ब्रांड नेम्स से संबंधित मेडिसिन के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जुरिडिक्शन को लेकर चैलेंज से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं ना आपको बैकग्राउंड एंड बेसिक्स बताता हूं ताकि ये पूरा इशू आपको अच्छे से समझ में आए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को एस्टैब्लिश किया गया था 1968 में, और काम क्या है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का? भारत के बॉर्डर्स की सुरक्षा करना। जैसे
इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, सभी जगहों पर बीएसएफ यहां पर तैनात है बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए। इवन वेस्ट बंगाल में भी, नेपाल बॉर्डर पे वैसे एसएसबी तैनात होती है, सीमा सशस्त्र बल, वहां पे बीएसएफ नहीं तैनात है। बांग्लादेश बॉर्डर पर भी बीएसएफ तैनात होती है। अब देखो एक चीज है, वैसे लॉ एंड ऑर्डर आपको पता है स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब कि पुलिस जो है वो कौन से गवर्नमेंट के अंदर आती है, स्टेट या सेंटर? जाहिर तौर पे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पुलिस आती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। पुलिस के पास में अधिकार है किसी को भी अरेस्ट करने का। लेकिन देखो ध्यान से सुनना, अब बीएसएफ के पास में भी किसी को सर्च करने का, कोई मटेरियल सीज करने का या फिर अरेस्ट करने का अधिकार होता है कुछ एक्ट्स के अंतर्गत। जैसे देखो बॉर्डर पे कोई स्मगलिंग कर रहा है, तो सर्च करने का अधिकार है बीएसएफ के पास में। मटेरियल जो स्मगल करके लाया गया है उसे सीज करने का, जब्त करने का अधिकार है। जो स्मगलिंग कर रहा है या कर रही है उसको अरेस्ट करने का अधिकार है बीएसएफ के पास। ऐसे कुछ एक्ट्स हैं जिसके अंतर्गत बीएसएफ के पास भी सर्च करने का, सीज करने का और अरेस्ट करने का अधिकार है। वो एक्ट कौन कौन से हैं? जैसे देखो पासपोर्ट एक्ट है, कोई इलीगल ढंग से हमारे देश में घुस रहा है, कोई ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है, तो एनडीपीएस एक्ट में बीएसएफ के पास में सर्च, सीज एंड अरेस्ट करने का अधिकार है। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी बीएसएफ सर्च कर सकती है, सीज कर सकती है और अरेस्ट कर सकती है। समझ गए? तो ये मैंने आपको ना कुछ एक्ट्स बताए जिनके अंतर्गत बीएसएफ के पास में भी पावर्स हैं। इन एक्ट्स के अंतर्गत इन सभी एरियाज में जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं उनको सर्च करने का, सीज करने का और अरेस्ट करने का। पुलिस के पास जो अधिकार हैं वो अलग अलग एक्ट्स के तहत हैं, जैसे आईपीसी के तहत हैं। अब कोई मर्डर करके जाएगा उसको देखो पुलिस ही गिरफ्तार करेगी। हां, बीएसएफ मदद कर सकती है लेकिन केस वगैरह दर्ज करेगी पुलिस ही, और पुलिस ही गिरफ्तार करेगी। आईपीसी में अगर कोई क्राइम होता है, तो रेप होता है फॉर एग्जांपल, तो पुलिस ही करेगी, चाहे बॉर्डर के नजदीक अपराधी हो। बीएसएफ उस अपराधी को नहीं पकड़ सकती, मदद कर सकती है बेशक पुलिस के कहने पे। सिर्फ ये कुछ एक्ट्स हैं जिनके अंतर्गत बीएसएफ के पास में ये पावर्स हैं। अब देखो मेन मुद्दा पता क्या है, 2021 से पहले बीएसएफ के पास में ना ये सारी पावर्स हुआ करती थी। पंजाब में, वेस्ट बंगाल में, बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक के एरिया में, जैसे ये पंजाब है ना, बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक का एरिया है ना, यहां पे बीएसएफ के पास में ये सारी पावर्स हुआ करती थी इन एक्ट्स के अंतर्गत। लेकिन 2021 में ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला पहले बॉर्डर से 15 किलोमीटर लगते एरिया में बीएसएफ के पास में ये पावर्स हुआ करती थी, अब हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। अब बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर तक के एरिया में बीएसएफ के पास में ये सारी पावर्स होंगी इन सभी एक्ट्स के अंतर्गत। पहले बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर तक का एरिया और अब बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर तक का एरिया, यानी जहां पे बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन है उस एरिया को 2021 की एक नोटिफिकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपेंड कर दिया। इसी को लेके विवाद है। 2021 में किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा, बट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया पंजाब सरकार ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे डोमेन में घुस रही है, इतने बड़े एरिया में बीएसएफ को ज्यूरिडिक्शन दे दी, जबकि लॉ एंड ऑर्डर हमारा सब्जेक्ट है, हम करेंगे यहां पे जो भी कार्रवाई करनी है। तो इस मुद्दे पर ना अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई स्टार्ट करेगी। अब मैं आपको ना दोनों का व्यू बता देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह डिसीजन क्यों लिया और स्टेट गवर्नमेंट का क्यों विरोध है। समझ गए? मामला आप पूरा समझ गए, बैकग्राउंड समझ गए, बेसिक समझ गए। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना है कि भैया आज के समय में ना ड्रोन वगैरह से इलीगल हथियार भेजे जा रहे हैं हमारे देश में, ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, फेक करेंसी भेजी जा रही है। ये तो थ्रेट्स है ना, चुनौतियां हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए हमने बीएसएफ को पावर्स दी हैं, और ये सिर्फ आपके राज्य के लिए नहीं है, सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, ये सभी राज्यों के लिए है जहां पे बीएसएफ तैनात है। वेस्ट बंगाल के लिए भी है, गुजरात के लिए भी है। और एक बल्कि जरूरी चीज, गुजरात में ना पहले 80 किलोमीटर तक के एरिया में बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन हुआ करती थी,
लेकिन 2021 की इसी नोटिफिकेशन ने गुजरात में बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन को 80 किलोमीटर से घटा के 50 किलोमीटर कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी सभी स्टेट्स में। पंजाब, वेस्ट बंगाल यहां पे 15 किलोमीटर की रेंज में बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन थी, इसे हमने बढ़ा के 50 कर दिया। गुजरात में ऑलरेडी 80 थी, इसे घटा के हमने 50 कर दिया ताकि सभी राज्यों में बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के एरिया में बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन रहे और यूनिफॉर्मिटी आ जाए। समझ रहे हो? तो ये तर्क दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि हमने बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन क्यों इंक्रीज की। अब स्टेट गवर्नमेंट के यानी पंजाब सरकार के कंसर्न्स देख लीजिए। पंजाब सरकार का यह कहना है कि भैया गुजरात और राजस्थान का केस अलग है। गुजरात राजस्थान में तो बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सिर्फ डेजर्ट है, सिटी नहीं है, डेंस सिटीज नहीं है। लेकिन पंजाब में तो बॉर्डर के नजदीक ही बहुत बहुत डेंस सिटीज हैं। अब उन डेंस सिटीज में बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन लागू होगी तो ये तो देखो स्टेट पुलिस के लिए एक चैलेंज हो गया ना। स्टेट पुलिस की पावर हड़पने के समान है ये। दूसरा पॉइंट पंजाब की सरकार ये देती है, हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया ये नोटिफिकेशन जारी करने से पहले, इससे पुलिसिंग पे इंपैक्ट पड़ेगा, पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर सकेगी। ये फेडरलिज्म के लिए एक चुनौती है, फेडरलिज्म के अगेंस्ट है बीएसएफ की पावर को इंक्रीज करना, क्योंकि बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो ये सारे पॉइंट्स पंजाब सरकार के द्वारा दिए गए। पंजाब सरकार ने ना केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 131 के तहत। अब देखो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो जाती है ना, तो मामला कहां पे जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट ऐसे मामलों पर सुनवाई नहीं कर सकती। सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाए या फिर दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में ना ऐसे मामलों में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है कि मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे इशू पर सुनवाई करेगी और यह पता लगाएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी की है क्या वो आर्बिट्ररी तो नहीं है, क्या वो एविडेंस के आधार पे है, लॉजिक के आधार पे है, या फिर मन में आया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएसएफ की पावर को इंक्रीज कर दिया। यह जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट यह भी देखेगी क्या यह स्टेट की पावर्स का इंक्रोचमेंट है या फिर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यह भी सुनवाई करेगी कि बॉर्डर एरियाज में बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन को इंक्रीज करने में कितनी मेरिट है, कौन से फैक्टर्स के आधार पर बीएसएफ की मेरिट को इंक्रीज, बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन को इंक्रीज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट यह भी सुनवाई करेगी यूनिफॉर्मिटी की कितनी रेलेवेंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना है ना कि हम यूनिफॉर्मिटी लेके आए हैं सभी राज्यों में। पहले किसी में 15 किलोमीटर की रेंज में ज्यूरिडिक्शन था, किसी में 80 में था, हमने इक्वल कर दिया सभी राज्यों के लिए, 50 किलोमीटर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को, इस आर्ग्यूमेंट को परखेगी क्या यूनिफॉर्मिटी का कोई रेलेवेंस है या नहीं है, कोई लॉजिक, मतलब यूनिफॉर्मिटी की इंपॉर्टेंस भी है या नहीं है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। अब सुप्रीम कोर्ट इस इशू पे सुनवाई करेगी। देखते हैं कौन जीतता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जीतता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट जीतता है। ये अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ही पता लगेगा, जजमेंट से पता लगेगा कि फाइनली बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन 50 किलोमीटर तक आएगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की इस नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया जाता है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मालदीव की नई सरकार के लगातार बढ़ते प्रो चाइना स्टैंड से संबंधित हैं। आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो मालदीव के जो नए राष्ट्रपति हैं ना मुइज़ू, इस सरकार के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया, इंडिया का मजाक उड़ाया, इंडियंस का मजाक उड़ाया। बाद में हालांकि उन मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन रिश्तों में काफी खटास आ गई। इसके अलावा मुइज़ू नए राष्ट्रपति, ट्रेडिशनली देखो मालदीव का कोई भी नया राष्ट्रपति चुना जाता है ना, वो सबसे पहले भारत में आता है। लेकिन ये टर्की गए पहले, चाइना गए, यूएई गए और अभी तक इंडिया तो नहीं आए। इसके बाद इन्होंने ये भी बोल दिया था कि इंडिया अपने मिलिट्री पर्सनल यहां से लेकर जाए, इंडिया हेलीकॉप्टर वगैरह भी मालदीव से लेकर जाए। कुछ खबरें ऐसी भी आई वहां पे एक बच्चे की मौत हो गई इलाज के अभाव में, जबकि इंडिया ने ऑफर किया था कि आप वहां पे जो भारत का हेलीकॉप्टर तैनात है मिलिट्री का उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया और बच्चे की मौत हो गई। अब एक और ऐसा इशू है जिसको लेके थोड़ी और इंडिया के लिए चिंता की बात है। इन्होंने ये बोला, मालदीव की सरकार ने बोला, चाइना का एक रिसर्च शिप जो है जियांग होंग 03 ये मालदीव में आ सकता है फरवरी में, और ये इंडिया के लिए चिंता की बात है। इंडिया का देखो तर्क साफ है, ये चाइना के जो रिसर्च शिप्स हैं ना, ये एक प्रकार से स्पाई शिप्स हैं।
इंडियन ओशन में जब भी चाइना का ये रिसर्च शिप आता है तो इंडिया के कंसर्न्स हैं और इंडिया ने साफ तौर पे ये जाहिर भी किए हैं। इससे पहले चाइना का ये रिसर्च शिप श्रीलंका के कोलंबो में आ चुका है, लेकिन श्रीलंका के साथ इंडिया ने स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स व्यक्त किए थे और अब कोलंबो ने बैन कर दिया है 2024 से कि सभी फॉरेन रिसर्च शिप्स कोलंबो में नहीं आ सकते डेटा इकट्ठा करने के लिए, मिलिट्री पर्पज के लिए या फिर सिविल पर्पज के लिए। ऐसा कोलंबो ने बोल दिया। तो मतलब श्रीलंका के साथ इंडिया ने अच्छे से इस इशू को संभाला और श्रीलंका ने चाइनीज रिसर्च शिप्स को बैन कर दिया। लेकिन चाइनीज चालाक हैं। चाइनीज ने मालदीव के नए राष्ट्रपति के साथ सांठगांठ कर ली और यह इंश्योर किया कि फरवरी में अब यह शिप मालदीव के माले में डॉक करेगा। राइटर कहते हैं देखो, नए राष्ट्रपति जो चुने गए ना मालदीव में, उनके तो अपने चुनाव प्रचार में ही इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था, तो इतना तो पता था कि थोड़ा बहुत ये इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लेंगे और प्रो चाइना जाएंगे। बट देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रो चाइना हो गए, बहुत ही ज्यादा। लेकिन इंडिया ने अभी एंगेजमेंट इनसे बंद नहीं की है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के नए राष्ट्रपति मुइजू के साथ में मुलाकात की थी दिसंबर में। एक हाई लेवल का कोर ग्रुप भी इस्टेब्लिश किया गया है ताकि बायलैटरल नेगोशिएशंस की जा सकें। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले हफ्ते मालदीव के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इंडिया एंगेजमेंट कर रहा है, ये एक अच्छी चीज है। इंडिया रिश्तों को फ्री फॉल में नहीं जाने दे रहा है। फ्री फॉल में जाने से रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाते हैं। जैसे देखो, पहले कोलंबो नहीं मान रहा था, वो चाइनीज रिसर्च शिप्स को इनवाइट कर रहा था, बट इंडिया ने कोलंबो के साथ अच्छे से एंगेज किया। अब कोलंबो ने फॉरेन शिप्स को बैन कर दिया। तो राइटर कहते हैं देखो, ये शिप्स का आना जाना ये ना सिर्फ सिम्टम है, बड़ी प्रॉब्लम ये है। एक तरफ देखो, इंडिया एक रीजनल पावर है जो ग्लोबल पावर बनना चाहता है। दूसरी तरफ ये छोटे छोटे देश हैं मालदीव जैसे, जो अपनी इकोनॉमिक और रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे चाइना, यूएस, टर्की, इन सब देशों के ऊपर इनको लगता है कि इन देशों का नाम लेके, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस का नाम लेके इंडिया से ज्यादा फायदा लिया जा सकता है, इंडिया से अपनी बात बनवाई जा सकती है। वैसे देखो, सोवरेनिटी तो किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो मालदीव जो बात बोल रहे हैं ना कि इंडिया की मिलिट्री के जवान जो तैनात है मालदीव में, उससे हमारी सोवरेनिटी को नुकसान हो रहा है, सोवरेनिटी वायलेट हो रही है। देखो, ये बात सच है, सोवरेनिटी किसी भी देश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट मालदीव को यह भी समझना चाहिए कि इंडिया की जो मिलिट्री वहां पे जो भी सोल्जर्स तैनात हैं, इंडिया ने हमेशा मालदीव की ह्यूमैनिटेरियन पर्पजेस से मदद की है और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए वो जवान वहां पे तैनात हैं। इंडिया को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि ये परसेप्शन क्लियर करें मालदीव में कि ये जो जवान तैनात हैं ये आपकी मदद के लिए हैं। इंडियन ओशन में हमेशा जब भी कोई डिजास्टर आया है, इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में इमर्ज होकर आया है। इंडिया की मिलिट्री ने सबसे पहले रिस्पॉन्स दिया है डिजास्टर को एड्रेस करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस चलाने के लिए। मालदीव के नए राष्ट्रपति को यह भी समझना चाहिए कि लगातार एंटी इंडिया स्टैंड के चलते माले में मेयर का इलेक्शंस उनकी पार्टी हार गई। इसके अलावा जैसे हमारे पार्लियामेंट है ना, वहां पे मजलिस है, तो वहां पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस यानी मजलिस के इलेक्शंस होंगे। लगातार वो स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया स्टैंड लेंगे तो मजलिस के इलेक्शंस में भी उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट में एक अच्छी बात यह है, मालदीव के साथ में डिप्लोमेसी अभी भी जारी है। इसी के चलते मालदीव ने पहले इनवाइट किया चाइना के इस रिसर्च शिप जियांग यांग होंग 03 को, और बाद में बोला कि हम आने तो देंगे, सिर्फ ये रूटीन पोर्ट कॉल होगी और ज़्यादा समय तक रुकने नहीं दिया जाएगा इस शिप को, बस फ्यूल लेके वो यहाँ से चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो डिप्लोमेसी इंडिया चुपचाप कर रहा है मालदीव के साथ, ये शायद उसी का असर है कि मालदीव ने क्लैरिफाई किया कि ये रूटीन पोर्ट कॉल होगी, फ्यूल लेके हम जाने देंगे और यहाँ पे रुकेगा नहीं शिप। ये इंडिया की डिप्लोमेसी का ही नतीजा है। तो इसी रैशनल अप्रोच के साथ इंडिया को काम करना चाहिए, ऐसा राइटर का मानना है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट आर्टिकल कर्पूरी ठाकुर से संबंधित है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है मरणोपरांत यानी मरने के बाद इनको भारत रत्न दिया जाएगा। इनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी से एक दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह घोषणा की गई। 23 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। देखो, इनकी लाइफ से संबंधित
कुछ चीज़ें हैं जो हम एथिक्स में एज ए एग्जाम्पल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको जननायक कहा जाता है, यानी पीपल्स लीडर। 2 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक बार दिसंबर 1970 से लेकर जून 1971 के बीच में, और दूसरी बात दिसंबर 1977 से लेकर अप्रैल 1979 के बीच में। मतलब कम समय के लिए ही ये मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने डिसीजंस बहुत ज़बरदस्त लिए और एक अच्छे प्रशासक थे ये। जैसे देखो 10वीं में ना पहले इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट हुआ करता था, इन्होंने ये हटा दिया। शराबबंदी इन्होंने की। अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की व्यवस्था इन्हें की ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। इसके अलावा बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन के लिए इन्होंने काम किया। आज जो मिड डे मील स्कीम काफ़ी फेमस है ना, इस स्कीम का ब्रेन चाइल्ड्स में से एक थे कर्पूरी ठाकुर। हालांकि कुछ लोग कहते हैं ये सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी। तो आप जब ऐसा डाउट हो ना तो थोड़ा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज लिख सकते हो कि ब्रेन चाइल्ड्स में से एक। ब्रेन चाइल्ड कहना ये एक बात है, ब्रेन चाइल्ड्स में से एक कहना वो दूसरी बात है। हाँ, जो एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हो एथिक्स में, ये देखो परिवारवाद के सख्त खिलाफ थे। मुख्यमंत्री बने ये, लेकिन कभी भी ना, जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है या अच्छा मुकाम हासिल करता है पॉलिटिक्स में, तो उस नेता के रिश्तेदार सत्ता की यानी पावर की मलाई चाटने में लग जाते हैं। पावर का मिसयूज करते हैं पैसा कमाने के लिए, अपनी धाक जमाने के लिए, शो ऑफ के लिए। इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है पावर का, ना सिर्फ लीडर के द्वारा बल्कि रिश्तेदारों के द्वारा भी। एक बार इनके बहुत क्लोज रिलेटिव इनसे जॉब मांगने के लिए आए जब ये मुख्यमंत्री थे। तो इन्होंने क्या किया, ये नाई कम्युनिटी से थे, इन्होंने अपने रिलेटिव को ना उस तरह थमा दिया और बोला कि काम करो, ऐसे जॉब नहीं मिलेगी। और ये वो समय था जब देखो मेरिट के बेस पे जॉब कम मिला करती थी। मतलब आज तो देखो फिर भी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आई है और मेरिट के बेसिस पे जॉब मिलते हैं, प्रॉपर ढंग से टेस्ट होता है। उस समय तो वैसे ही जॉब्स बांट दी जाती थी, टेस्ट नाम नाम के हुआ करते थे। और दूसरी बात, जब मतलब ये मुख्यमंत्री हटे ना, इनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक झोपड़ी थी, टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसी में ये रहा करते थे, रिक्शे पे चलते थे। एक बार तो ये जब एमएलए थे तो ये यूगोस्लाविया की यात्रा पर गए थे। वहां के राष्ट्रपति ने देखा कि इनका कोट फटा हुआ है, अपने दोस्त से ये फटा हुआ कोट मांग कर गए थे, इनके पास कोट था ही नहीं। तो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने इनको एक नया कोट गिफ्ट किया था। तो ऐसे ऐसे अनेकों किस्से हैं इनकी लाइफ से। और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं करना चाहिए। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन के सख्त अगेंस्ट थे कर्पूरी ठाकुर। बैकवर्ड क्लासेस के लिए बहुत काम किया, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए। बिहार में पॉलिटिकल पार्टीज लंबे समय से मांग रही थी कि इनको भारत रत्न दिया जाए, और अब इनको भारत रत्न दिया गया है। इसके बाद देखो एक एग्जाम्पल, जो राइटर ने आर्टिकल लिखा है उससे एक एग्जाम्पल निकलता है। एक रेडिकल मेतेई ग्रुप है मणिपुर में, जिसका नाम है अरामबाई टेंगोल। मेतेई और कुकी के बीच में टेंशन से पहले शुरुआत में तो एज ए कल्चरल आउटफिट ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन बाद में हथियार उठा लिए, रेडिकल हो गई ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने ना मणिपुर में जितने भी मेतेई एमएलएज या एमपीज हैं ना, उनको समन भेजा, बुलाया उनको कि 11 बजे मीटिंग है, यानी 24 जनवरी को कल बुलाई गई थी, आप आइए। और सारे मतलब लगभग सारे एमएलएज और एमपीज आए। तो राइटर कहते हैं कितना ज़्यादा होल्ड है इस ऑर्गेनाइजेशन का। वैसे किसी भी डेमोक्रेसी में चुने हुए प्रतिनिधियों का होल्ड ज़्यादा होता है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने मेतेई कम्युनिटी के लोगों में काफ़ी लेजिटिमेसी बना ली है। तभी मेतेई कम्युनिटी के सभी एमएलएज और एमपीज इस ऑर्गेनाइजेशन के समन करने पर कल पहुंचे। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ना मेतेई कम्युनिटी के सभी एमएलएज और एमपीज से 4 डिमांड्स रखी थी। जैसे सबसे पहले तो मेतेई की जो राइवल कम्युनिटी है कुकीज, इनको जो एसटी का स्टेटस मिला हुआ है वो नहीं मिलना चाहिए, वापस लिया जाए। जो कुकी रिफ्यूजीज या फिर मिजो रिफ्यूजीज मिजोरम से हैं, या फिर कुकी रिफ्यूजीज जो मणिपुर से ही हैं, इम्फाल में अभी रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया जाए मिजोरम में। बॉर्डर फेंसिंग होनी चाहिए मिजोरम मणिपुर के बीच में या फिर दूसरे राज्यों के बीच में। असम राइफल्स के ऊपर भरोसा नहीं है मेतेई कम्युनिटी का, तो असम राइफल्स को यहां से रिप्लेस किया जाए, किसी दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स को यहां पे डिप्लॉय किया जाए। नेक्स्ट, कुकी कम्युनिटी के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस वाला। मेतेई कम्युनिटी का कहना है ये एग्रीमेंट नाम का, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स अभी भी वायलेंस कर रहे हैं, तो इससे अच्छा तो ये है कि इस एग्रीमेंट को आप सस्पेंड ही कर दो।
तो अरामबाई तेंगोल ऑर्गेनाइजेशन ने ना ये सारी डिमांड्स रखी मेतेई कम्युनिटी के एमएलएज और एमपी से, और लगभग सभी रिप्रेजेंटेटिव्स ने ना साइन भी किया कि हम इस मांगों को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे। शपथ ली है सभी एमएलएज और एमपीज ने। तो मतलब कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस, कितनी ज़्यादा लेजिटिमेसी है इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो पता लगता है इस पूरे इशू से, जो डेमोक्रेसी के लिए देखो ठीक नहीं है। समझे? तो ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। क्वेश्चंस देख लीजिए अभी आप। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट है ना, ये बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। 2008 में यूपीएससी ने पूछा था। आजकल थोड़ा लेवल यूपीएससी ने बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर सोच लीजिए, इतने मेंस के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन 2021 में यूपीएससी ने पूछा था बॉर्डर मैनेजमेंट से संबंधित, और ये कर्पूरी ठाकुर से संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। वो अपने प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी डिसीजंस के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इंडिया के सोशल लैंडस्केप को इंपैक्ट किया। इस स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना है। दोनों क्वेश्चंस 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करने हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी आपको डिस्कशन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।